हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का वीडियो आपके इंटरेस्ट का यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटर केस की, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिना काउंटर केस के आपके मामलों में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जनरली आप में से 90% लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पर यूट्यूब पे आप भले ही कितने वीडियो देख लो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी एडवोकेट के पास जाते हैं कि सर हमारी वाइफ ने हमारे ऊपर ऐसा ऐसा कर दिया है, अब हम क्या करें, तो आपको सजेशन मिलता है कि आप सेक्शन 9 डाल लीजिए। आप सेक्शन 9 डाल लेते हैं और वो कई सालों तक चलता रहता है। यानी कि अगर सेक्शन 9 में वाइफ अपीयर होती है तो सेक्शन 9 में कई बार 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं। ऐसे कई मामले हमारे पास हैं। और बात यह है कि जब आप सेक्शन 9 डालते हो तो उसका पैरेलली आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, यानी आप 5-6 साल तक तो आप डाइवोर्स फाइल भी नहीं कर सकते। अब जब 5-6 साल बीत जाएंगे उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल करेंगे। फिर डाइवोर्स कितना टाइम चलता है आपको नहीं पता, मिनिमम 5 से 6 साल तो आप मान के चलिए। और यदि उसकी अपील में कोई पार्टी चली जाती है या बीच में किसी ऑर्डर की रिवीजन में चली जाती है तो फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना समय लग जाएगा। यानी अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, जो 10 से 15 साल है, वो तो आपने इन्हीं चीजों में निकाल दिए, तो फिर आप आगे मूव कब करेंगे। इसलिए दोस्तों, डाइवोर्स में जाना या सेक्शन 9 में जाना हल नहीं है। यदि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केसेस कर दिए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए आप उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द इन चीजों को खत्म करें। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, आप लोगों के अपने करियर, अपनी नौकरियां भी हैं, तो आपको चाहिए कि 1-1.5 साल में इससे बाहर निकल करके आ जाएं। लेकिन प्रैक्टिकल समस्या यह है कि आपको कोई भी पुलिस वाला सपोर्ट नहीं करता है, आपको कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करती है, तो आप डाइवोर्स फाइल कर देते हैं और उससे होता कुछ नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कंटेस्टेड डाइवोर्स में, और दूसरा पत्नी को मेंटेनेंस के मामले में और हर जगह फायदा मिलता है यदि आप अपनी तरफ से पहले डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। तो अब दोस्तों इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है काउंटर केसेज। लेकिन बात फिर जब काउंटर केसेज की आती है तब सब फिर अपने पैर पीछे कर लेते हैं। जब आप किसी के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे अपनी तरफ से सर ये वाला केस अपनी वाइफ पर करना है, तो आपको जवाब मिलता है कि नहीं, आप पति हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब YouTube पर आकर के वीडियो बनाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उस काम को करने की जब बारी आती है तो फिर कोई भी आगे नहीं आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 10 आधार बताने वाला हूं जिन आधारों पर आप काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसे काउंटर केसेस को फाइल करने के लिए आपको वकील खोजना पड़ेगा जो आपकी तरफ से ऐसे केस बना भी सके और इतने अच्छे बना सके कि कोर्ट में वो एडमिट भी हो जाए और सामने वाले एक्यूज्ड पर्सन की समनिंग भी हो जाए और सबके सब उसमें घिरे चले आए। दोस्तों सबसे पहली बात लेते हैं, आपके साथ गाली गलौच होती है, बदतमीजी होती है। जब आपके मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो लड़की के जो घर वाले होते हैं, लड़की होती है, वो खुद भी कई बार आपके साथ गाली गलौच करती है, जो कि एक अपराध है। इसके अलावा आपको तरह तरह की धमकियां समय समय पर दी जाती हैं, वो भी अपने आप में एक अपराध है। यानी 504 और 506 आईपीसी तो उन्होंने अपने लिए तय कर लिया। इसके अलावा आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल विवादों में जो निकल के आता है वो होता है पैसे की डिमांड। यानी आपको बार बार ये बोला जाता है कि इतने पैसे दे दीजिए बात खत्म हो जाएगी, इतने पैसे दे दीजिए बात खत्म हो जाएगी। यानी इट इज एक्सटॉर्शन। आपको धमका करके आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली कहा जा रहा है आप इतने पैसे नहीं देंगे तो आपका बुरा हो जाएगा। यानी कि एक्सटॉर्शन की धाराएं आप लगा सकते हैं 383, 384। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको कई बार यह बोला जाता है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, 498A के या किसी और मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा, तो आप ऐसे केस में 389 का यूज कर सकते हैं। अगला आधार दोस्तों ये होता है कि ये लोग आपकी मान प्रतिष्ठा खराब कर देते हैं। कई बार मोहल्ले पड़ोस में उसके पेरेंट्स आकर गेट पे हंगामा करते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में देखा गया है। कई बार पत्नी ही घर पर झगड़ा करती है या फिर इतनी लाउड आवाज में बोलती है कि आपके आस पड़ोस सब जगह पता चलता है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें वाइफ जो है वो ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर हंगामा होता है और आपके जितने भी कलीग्स होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सबको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं और आप उसके बाद सही से आंख उठाकर भी किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में वो आपकी मानहानि भी करती है, यानी कि सेक्शन 499 और सेक्शन 500 का अपराध भी उसने करा, तो यानी आप इसमें भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इसके बाद कई सारी पत्नियां ऐसी होती हैं, जैसे कि एक आध केस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूं, वहां पर पत्नी बात बात में धमकी दे रही है कि तुम ऐसा करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम ऐसा करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो ये भी दोस्तों एक क्राइम है। एक तो वो सुसाइड से आपको बार बार डरा रही है और दूसरा आपको धमका भी रही है, आपको किसी काम को करने के लिए विवश कर रही है। तो आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं अपने काउंटर केस के अंदर। और कई बार दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहां पर सीधा सीधा हस्बैंड के साथ मारपिटाई हो जाती है। अभी हाल ही में मेरे पास एक भाई का केस आया था, उसने मुझे बताया कि सर मेरे ससुराल वाले आए और उन्होंने ईंट उठा करके मेरे सिर पे मार दी, मेरे सिर से खून बहने लगा, उसके बाद उन्होंने ईंट उठा करके दोबारा मेरे सिर पे मार दी, तब मेरा सिर फटा और मेरे सिर पे कुछ 3 या 4 टाके आए थे।
तो दोस्तों ऐसे मामले भी होते हैं, या फिर कई बार होता है कि इतनी गंभीर मारपिटाई नहीं होती लेकिन मारपिटाई होती है, तो दोस्तों ये भी क्राइम है। यदि आपके साथ हाथापाई या मारपिटाई या थप्पड़ मारा जाता है आपको, तो दोस्तों इसके लिए 323 धारा होती है। और यदि आपके साथ सीरियस मारपिटाई हुई है जिसमें आपको चोटें लगी है, आपका अंग भंग हुआ है, टांके लगे हैं, हड्डी टूट गई है, इस प्रकार की चीजें हुई है, तो ऐसे में सेक्शन 325, 326 उन पर लग सकता है। अगली बात दोस्तों ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो गया और वो आपके घर से चली गई आपकी एब्सेंस में। बाद में आप लोग पाते हैं कि भाई हमारे घर में ये सामान मिसिंग है, आपको लगता है कि वाइफ लेकर के चली गई है। तो ऐसे केस में दोस्तों यदि आपकी बात सही है तो आप 379 और 380 चोरी का मुकदमा भी उन पर कायम करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सेक्शन आता है, सेक्शन 406। अब 406 का मतलब अधिकतर लोग ये मानते हैं कि यदि आपने वाइफ की ज्वेलरी रख ली है तो 406 आप पे लग जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। 406 क्या है पहले आप उसको समझ लीजिए। 406 ज्वेलरी के लिए बना हुआ सेक्शन नहीं है, और 406 ऐसा सेक्शन नहीं है जिसका यूज केवल वाइफ ही कर सकती है, उसका यूज आप भी कर सकते हैं। 406 के अंतर्गत है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप किसी पर विश्वास करें, उसे विश्वास करके कोई चीज हैंडओवर कर दें और जब आप वो चीज वापस मांगे तो वो आपको वापस ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई अपने घर की ज्वेलरी या अपने घर की चाबी या किसी लॉकर की चाबी विश्वास करके अपनी वाइफ को दे दी, और बाद में जब आपने उनसे वो चीज वापस मांगी उन्होंने आपको वापस देने से मना कर दी कि मैं नहीं दे रही, तो इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसके लिए भी 406 लग सकता है। यानी जो 406 है वो आप अपनी तरफ से भी कायम करवा सकते हो यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये मैंने आपको कई सारी धाराएं बता दी। आप सब लोग कहते थे कि सर आप धाराएं नहीं बताते, मैंने आपको धाराएं बता दी। लेकिन दोस्तों यहां मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मैं धाराएं क्यों नहीं बताता था, क्योंकि ये हर एक केस में सेम नहीं होगी। और दोस्तों जब ऐसे केसेस बनाए जाते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं। 498 चल रहा होता है, मेंटेनेंस चल रहा होता है, उनमें गवाहियां हो चुकी होती हैं और उनमें कई सारे बयान हो चुके होते हैं। कई बार आपने पुलिस को या ऑफिशियल्स को कोई कंप्लेंट दी होती है, तो उन सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है बहुत डीपली। और यदि ऐसा हो गया कि आपने अपनी तरफ से कोई काउंटर केस बनाया और आपकी कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो आप ही फंस जाएंगे। और बहुत सारे लीगल पॉइंट ऐसे होते हैं, एफआईआर में कई चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ने में बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब उसे हम लीगल एंगल से देखते हैं तो समझ में आता है उसका हमें क्या लाभ मिल सकता है या उससे हमें क्या हानि हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को सेक्शन बताऊं ताकि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, आप लोग जल्दबाजी में उन सेक्शंस को यूज करने बैठ जाएं और वो चीजें आपके मामले के हिसाब से नहीं बनती हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब हम लोग भी काउंटर केस बनाते हैं तो पहले स्टडी करते हैं कम से कम 6-7 दिन सारे कागजों पे। उसके बाद जब हमें लगता है कि हाँ इस पे काउंटर केस बन सकता है, तभी हम सामने वाली पार्टी को कहते हैं कि भाई इस पे काउंटर केस बन सकता है, अब आप एग्री करते हो तो हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों बिना सोचे समझे केवल धाराएं जान के ये सोचना कि मैं इस पे धारा लगा दूंगा, इट इज रॉन्ग। वो चीज आपके फेवर में कभी नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा, आप उसमें फंस भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये दो धारी तलवार है, अगर थोड़ी असावधानी करेंगे तो आपके खिलाफ चीजें हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों जब भी आप इस तरह के केसेज में जाएं, प्रॉपर लीगल हैंड्स पे ही आपको जाना है, खुद से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। और दोस्तों यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है और उसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और बिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।